है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस को जैसे एक एक वर्ड आपका पर्टिकुलरली बन रहा है, हम इसको RH के नाम से भी जानते हैं। RH मीन्स रूमेटॉइड, ए से RHA अर्थराइटिस, है ना। तो ये आपकी एक पर्टिकुलर डिजीज है। देखो अर्थराइटिस जो है ये कई टाइप्स का आपका होता है। जैसे आइटिस, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आइटिस का मतलब क्या होता है बेटा? आइटिस का मतलब क्या होता है? किसी भी वर्ड के पीछे आइटिस लग जाता है तो इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन, है ना। तो पर्टिकुलरली यहाँ इन्फ्लेमेशन होगा। अर्थ मीन्स जॉइंट, तो जॉइंट के अंदर ये इन्फ्लेमेशन होगा। तो जो अर्थराइटिस है वो मेनली, वैसे तो कई टाइप्स की आपकी डिजीज होती है, जैसे पोली अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो एक तो हो गया रूमेटॉइड अर्थराइटिस और दूसरा हो गया ओस्टियो अर्थराइटिस। तो मेनली इस डिजीज को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, RA एंड OA। समझ में आ गया बेटा? रूमेटॉइड अर्थराइटिस को अभी हमने कहा RH या RA से डिनोट करते हैं। तो दो तरह का हो सकता है अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड ओस्टियो अर्थराइटिस। लेकिन हमारा जो कि सिलेबस में दिया गया है वो आपका कौन सा है बेटा? वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। अब दोनों में मेनली क्या डिफरेंस होता है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो अभी हम आगे इसके अंदर डिफरेंस भी देखेंगे। ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है बेटा? ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है? नहीं आता? चलो देखो, ऑटो मतलब ऑटोमेटिकली, इम्यून मतलब इम्यून, ऐसी डिजीज जो हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप कर रहा हो। तो अभी हमने कहा ना, हमारा इम्यून सिस्टम सर्टेन टाइप्स के एंटीबॉडीज बनाता है और वो एंटीबॉडीज जाकर के जॉइंट पे अटैक करती हैं, जिससे जॉइंट काम करना बंद कर देता है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस तो ऑटो इम्यून डिजीज है, जबकि ओस्टियो अर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है, ये मेनली इन्फ्लामेटरी डिजीज है। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर, तो ये तो बात हो गई ये किस तरह की डिजीज है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है, जैसा कि अभी हमने कहा। ये इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों के अंदर। अगर आपसे कोई एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज ए ऑटो इम्यून डिजीज, जिसमें हमारी सर्टेन टाइप्स की इम्यूनिटी, हमारा इम्यून सिस्टम ही इस डिजीज को डेवलप करेगा। तो इसके अंदर हमारे ब्लड बॉडी जो है वो सर्टेन टाइप्स के एंटीबॉडीज बनाएगी और वो एंटीबॉडीज जाके जॉइंट को डिस्ट्रक्ट करने लग जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर यदि आप इस पेशेंट का खून चेक कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, तो इसमें RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज, मतलब रूमेटॉइड पॉजिटिव एंटीबॉडीज, RHA एंटीबॉडीज जो है वो डिटेक्ट होंगी उस पेशेंट के ब्लड में। जबकि ओस्टियोआर्थराइटिस में इस तरह की कोई जो है वो पर्टिकुलरली इसके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप नहीं होती हैं। ये डिजीज मेनली इन्फ्लामेशन की रहेगी। अभी हमने कहा रूमेटॉइड अर्थराइटिस कौन से जॉइंट में हो रहा था? ये स्टार्टिंग स्टेज में स्मॉलर जॉइंट में होता है, जबकि ओस्टियोआर्थराइटिस हमारे जो बिगर जॉइंट्स होते हैं, जो लार्जर वेट बीयरिंग जॉइंट्स होते हैं, जैसे नी का हो गया, है ना, हिप का हो गया, जहां पे हमारा वेट जाता है बॉडी का, उन जॉइंट्स को मेनली ओस्टियोआर्थराइटिस अफेक्ट करेगी। ओके बेटा, ये चीज समझ में आ गई? यस सर। यस सर। तो देखो ये कंटेंट्स हैं हमारे आज के चैप्टर के। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के यदि डेफिनेशन बात करें तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इस डिजीज को डिफाइन करने की, कि ये ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम सर्टेन टाइप्स के एंटीबॉडीज बनाता है और वो एंटीबॉडीज जाके हमारे जॉइंट को अफेक्ट करती है, उसको डैमेज करती है, उसमें इन्फ्लेमेशन करती है। So rheumatoid arthritis is an autoimmune disease caused by chronic inflammation, और उसमें बाद में उसमें इन्फ्लामेशन होएगा उस जॉइंट में विथ अननोन एटियोलॉजी। वैसे तो अननोन एटियोलॉजी लिखी है, कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर फैक्टर हम नहीं कह सकते हैं कि इसके कारण क्या है। ठीक है, मेक्ड बाय सिमेट्रिकल एंड पेरिफेरल पॉलीअर्थराइटिस। देखो अभी हमने कहा दो वर्ड यूज किए हैं, एक तो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या हो गया? बॉडी के दोनों साइड, यदि बॉडी को हम दो इक्वल पार्ट में लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड कर दें तो दोनों सिमेट्रिकल जॉइंट्स अफेक्टेड होंगे।
मतलब अगर लेफ्ट हैंड की फिंगर्स में अगर ये हो रहा है तो राइट हैंड की फिंगर्स में भी होएगा ही, सिमेट्रिकल डिजीज है। इसके अलावा पेरिफेरल पॉलीआर्थराइटिस, मतलब कई जॉइंट्स इसमें अफेक्टेड रहेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही जॉइंट अफेक्टेड हो, विच रिजल्ट ए जॉइंट डैमेज, जिसकी वजह से हमारा जॉइंट जो है वो डैमेज हो जाएगा, एंड फिजिकल डिसेबिलिटी। और उसकी वजह से हमने कहा था यदि हम ट्रीट नहीं करते हैं तो वो जॉइंट हमारा ऐसा हो जाएगा कि जिसकी वजह से हम उस जॉइंट से काम नहीं कर पाएंगे, उसमें डिफॉर्मिटीज आ जाएंगी, तो उसकी वजह से फिजिकल डिसेबिलिटीज आएगी। समझ में आ गई बेटा ये चीज? Yes, sir. सो इट इज ए प्रोग्रेसिव डिजीज ऑफ साइनोवियल जॉइंट। मेनली ये किस जॉइंट को अफेक्ट करती है? ऐसे जॉइंट जिसमें साइनोवियल फ्लूइड और साइनोवियल मेम्ब्रेन हो, उसकी लाइनिंग मेनली अफेक्टेड होती है। करेक्टराइज बाय सिमेट्रिकल इन्फ्लामेशन, तो साइनोवियल जॉइंट के अंदर इन्फ्लामेशन जो है वो डेवलप होएगा और उसकी वजह से डिफॉर्मिटीज जॉइंट्स में होंगी, और एक नहीं कई जॉइंट्स पॉलीआर्थराइटिस वहां पे डेवलप होएगा। सो इस एक तरह से ये क्या है, इट इज ए सिस्टमिक। अब अगर इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो धीरे धीरे ये ब्लड के थ्रू दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करेगी और वहां इन्फ्लामेशन करेगी। सो इट इज ए सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी डिजीज करेक्टराइज्ड बाय सिमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट। अभी सिमेट्रिक का मतलब आपको समझ में आ गया है, क्या मतलब होता है? सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है बेटा? समय से अगर एक साइड होगी तो उसके अपोजिट साइड मतलब हाँ होगी। देखो, मैं अगर बॉडी को, जैसे कि मैं एक बार इसको प्रेजेंटेशन को स्टॉप कर रहा हूं, ये मैं दिखाई दे रहा हूं आपको। Yes, sir. हम हमारी बॉडी को यहाँ मीडियल एक्सिस से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल मिड पार्ट से, नोज जहां से आपका आ रहा है उस पार्ट से हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ये मीडियल एक्सिस है। तो यदि मेरे लेफ्ट हैंड की फिंगर्स अफेक्टेड हैं तो राइट हैंड की फिंगर्स भी अफेक्टेड होंगी। ये डिजीज दोनों साइड के जॉइंट्स अफेक्ट करेगी, वो आपका कहलाएगा सिमेट्रिकल। ओके बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरह से ये डिजीज जो है वो पर्टिकुलर दोनों साइड के जॉइंट को जो है वो अफेक्टेड आपकी करती है। अब देखिए इसमें, तो इसके अंदर हमने क्या कहा कि ये सिमेट्रिकल डिजीज है जिसमें पर्टिकुलरली दोनों साइड के जॉइंट जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे और धीरे धीरे वहां पे आर्टिकुलर डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये क्या है इसको हम आगे देखेंगे। एंड अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो उसकी वजह से रूमेटॉइड नोड्यूल्स बनेंगे, वेस्कुलाइटिस मतलब ब्लड वेसल्स में इंफ्लेमेशन होएगा। इसके अलावा ये दूसरे ऑर्गन्स को और अफेक्ट करेगी। अभी हमने जैसा वीडियो में देखा था तो हमारे आई, न्यूरॉन्स, कार्डियक सिस्टम और हमारा लिम्फेटिक और स्प्लीन सिस्टम, ये और इसकी वजह से अफेक्ट होंगे यदि हम इस डिजीज को ट्रीट नहीं करते हैं। तो अगेन देखो 3-4 लाइनों में डेफिनेशन है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जिसको आरए से बोल रहे थे, इट इज ए क्रोनिक सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है कि इसमें इन्फ्लामेशन होता है और वो इन्फ्लामेशन ब्लड के थ्रू फैलता है, दैट में अफेक्ट द अदर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। ये हमारे दूसरे ऑर्गन और टिश्यू को और अफेक्ट कर सकता है, जिसमें अभी हमने देखा ब्लड वेसल्स, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मसल्स, आईज, ये ऑर्गन्स और आपके अफेक्ट होंगे। और पर्टिकुलरली जो जॉइंट के अंदर, जैसे अभी हमने कहा था कि साइनोवियल जॉइंट्स है उसमें इन्फ्लामेशन होएगा, इसलिए इसमें साइनोवाइटिस जो है वो डेवलप होएगा। साइनोवाइटिस मींस देयर इज ए इन्फ्लामेशन इन साइनोवियल जॉइंट या साइनोवियल मेम्ब्रेन, और आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो डैमेज होएगा। ये क्या है, ये अभी हम आगे डायग्राम में देखें। तो इट इज ए प्रोग्रेसिव इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर दैट अफेक्ट पॉलीआर्टिकुलर सिमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, मतलब सिमेट्रिकल जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे और एक जॉइंट नहीं कई जॉइंट्स आपके अफेक्टेड होंगे, इसलिए हम इसको पॉलीआर्थराइटिस बोल रहे थे। और ये डिजीज अगर किसी को हो गई बेटा तो ऐसा नहीं है कि आप इसको मेडिसिन से ट्रीट कर पाओ, मेडिसिन उसके प्रोग्रेशन को रोक देंगी।
उसके डेवलपमेंट को रोक देंगी, लेकिन लॉन्ग लाइफ पेशेंट को ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। जब तक वो जिएगा तब तक उसका ट्रीटमेंट उसको लेना है। सो इट इज ए लॉन्ग टर्म प्रोग्रेसिव डिसेबलिंग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। देखो वर्ड आ रहा है ऑटो इम्यून, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम ही सर्टेन टाइप्स के एंटीबॉडीज बनाएगा। तो ये एंटीबॉडीज जाकर के पर्टिकुलरली एंटीबॉडीज जो हैं वो जाकर के हमारे साइनोवियल जॉइंट को अफेक्ट करेंगी, और ये एंटीबॉडी जाकर के वहां पे इन्फ्लामेशन, उस जॉइंट में स्वेलिंग और पेन जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। ये चीज समझ में आ गया बेटा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो अब देखो यदि इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, जो हमारी फिंगर्स हैं या जो जॉइंट इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें डिफॉर्मिटीज आ जाएंगी, मतलब वो बैंड होने लगेंगे। ये देखिए ये फिंगर का जो जॉइंट है, मैं रेड से एरो कर रहा हूं, ये बैंड हो गया है पर्टिकुलरली, जिसकी वजह से उसमें डिफॉर्मिटीज मतलब उसकी शेप चेंज हो जाएगी, जिससे वो जॉइंट प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। ये चीज समझ में आ गई? Yes, sir. तो इसके लिए हमारे को पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो मेनली जॉइंट अफेक्ट होता है वो कौन सा होता है, साइनोवियल जॉइंट अफेक्ट होता है। ये आपने शायद पिछले साल मैडम ने बोन्स एंड जॉइंट्स पढ़ाए थे, तो उसमें आपने डिस्कस किया होगा कि ये जॉइंट क्या होता है। तो इस जॉइंट को अपन फिर सिंपल दिखा रहे हैं कि एनाटोमी, अगर कोई नॉर्मल हेल्दी पर्सन होता है तो उसके जॉइंट में ये देखो बोन है आपकी, ये वाला जॉइंट कौन सा है बेटा, ये हमारा नी जॉइंट है, उसको दिखा रखा है। तो ये ऊपर की साइड में तो नी जॉइंट में कौन सी बोन होती है बताइए? फीमर। फीमर, द लार्जेस्ट बोन, मैं इसको एफ से डिनोट कर रहा हूं। एक बोन हमारे नी में ऊपर की साइड में होती है, इसको क्या बोलते हैं, पटेला, तो मैं इसको पी से डिनोट कर रहा हूं। और ये बीच में जॉइंट बन गया आपका, जिसको साइनोवियल जॉइंट बोल रहे हैं, जिसको मैं एस से डिनोट कर रहा हूं। और नीचे की साइड में दो बोन होती हैं, एक रेडियस और एक अल्ना। तो ये वाली बड़ी वाली जो बोन है वो रेडियस हो गई, और दूसरी वाली जो बोन है वो अल्ना हो गई। ये चीज समझ में आ गई? यस सर। अब देखो इस जॉइंट में खासियत क्या होती है, क्योंकि अभी हमने कहा कि इसके अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, तो अब मैं इसको डिनोट कर रहा हूं, ये एक मेम्ब्रेन इसमें बनी। ये जो मेम्ब्रेन है जो मैंने रेड कलर से डिनोट की, ये मेम्ब्रेन आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो मैं इसको एसएम से डिनोट कर रहा हूं। इस साइनोवियल मेम्ब्रेन, इसका नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। तो ये जो ब्लू कलर का फ्लूइड दिखा रखा है, ये आपका साइनोवियल फ्लूइड होएगा। ये फ्लूइड क्या काम करता है बेटा, ये लुब्रिकेशन का काम करता है। जैसे आप साइकिल का एक्सल ठीक कराते हो, या आपके पास कोई भी व्हील से रिलेटेड व्हीकल है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, स्कूटी हो, या ट्रक हो, जीप हो, कार हो, उनके एक्सेल में आप देखते हो क्या लगाते हैं, वो मिस्त्री लोग लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं। तो ग्रीस किस लिए लगाते हैं, ताकि उसमें फ्रिक्शन कम हो और फ्रीली मूव कर सके वो। हमारे जॉइंट के अंदर भी फ्लूइड भरा रहता है, साइनोवियल फ्लूइड। वो साइनोवियल फ्लूइड क्या काम करेगा, जब दो जॉइंट आपकी दो बोन मूव करेंगी तो उसमें फ्रिक्शन कम होने लगेगा। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ये फ्लूइड का काम होता है। ये चीज समझ में आ गई बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब ऊपर की साइड में एक कार्टिलेज यहाँ पे जॉइंट है आपकी, जो दिखा रखी है, जो आपका यहाँ पे मार्किंग भी कर रखी है कार्टिलेज। और नीचे की साइड में जो होता है वो मेनिस्कस कहलाता है। तो ये हमारा सिंपल एक नॉर्मल हेल्दी जॉइंट दिखाया गया है, ऐसा पर्सन जिसको ये डिजीज नहीं है। अब राइट साइड में देखिए, जिसको ये डिजीज है, जिसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस डेवलप हो गया है, वहां पे क्या होगा बेटा, सबसे पहले हमने कहा था कि हमारे ब्लड के अंदर सर्टेन टाइप्स की एंटीबॉडीज होती हैं, जिनको हम आरएच एंटीबॉडी बोलते हैं। ये आरएच एंटीबॉडी, जिसको मैं आरएच ए से डिनोट कर रहा हूं, ये एंटीबॉडी हमारा इम्यून सिस्टम बनाएगा। तो ऐसा पर्सन जिसके अंदर ये डिजीज डेवलप हो गई है, इसलिए हम इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोल रहे थे। ये आरएच एंटीबॉडी सबसे पहले डब्ल्यूबीसी की फॉर्म में यहाँ पे जाकर के डिपोजिट होंगी और इस जॉइंट के ऊपर अटैक करेंगे।
तो पहले केस में तो क्या हो गया, RH एंटीबॉडी जो है वो डेवलप हुई, इम्यून सिस्टम ने उसने को बनाया और WBC के साथ फॉर्म में वो जाकर के उस जॉइंट को अफेक्ट कर रही हैं, WBC माइग्रेट करके उस जॉइंट में चली जाएगी। जैसे ही ये जाएंगी, हमने कहा था कि सर्टेन टाइप्स का, जैसा अभी हमने वीडियो देखा था उसमें क्या हो रहा था, सर्टेन टाइप्स के इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जो हैं वो यहाँ पे रिलीज होंगे जो इन्फ्लामेशन करेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे बोला था कि ये इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर भी है। तो सर्टेन टाइप्स के जो मीडिएटर्स हैं उसमें जो मेन मीडिएटर्स है, जो हमने मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन में पढ़ा था, वो यहाँ पे जो मीडिएटर्स रिलीज होएगा वो साइटोकाइनिन्स होएगा, साइटोकाइनिन्स। ठीक है, ये साइटोकाइनिन्स यहाँ पे जाके इकट्ठा होंगे, रिक्रूट होंगे और रिक्रूट होकर के यहाँ पे क्या होएगा, नियोवेस्कुलाइजेशन या नई ब्लड वेसल्स यहाँ पे डेवलप होने लग जाएंगे और धीरे धीरे यहाँ पे एक सॉलिड मास जो है वो डिपॉजिट होने लगेगा, जिसको हम क्या बोल रहे थे, पेनस फॉर्मेशन। तो ये देखो यहाँ पे पेनस बन गया, इसको मैं P से डिनोट कर रहा हूं। और जैसे ही पेनस बनेगा ये क्या काम करेगा, यहाँ सीवियर इन्फ्लामेशन करेगा इस पार्ट में, जिसकी वजह से ये जॉइंट की जो कार्टिलेज थी, अभी हमने देखा ये कार्टिलेज देखो वियर एंड टीयर हो जाएगी, ये ब्रेक होने लग जाएगी क्योंकि जॉइंट के अंदर स्पेस जो है वो कम हो गया है, साइनोवियल फ्लूइड की क्वांटिटी कम हो जाएगी और जॉइंट स्पेस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब मान लो ये कार्टिलेज पूरी तरह से टूट जाए, ब्रेक हो जाए, तो क्या होगा बेटा, ये ऊपर वाली बोन और नीचे वाली बोन जो है वो एक दूसरे से टच होने लगेंगी और जब ये टच होगी तो इससे सीवियर पेन और इन्फ्लामेशन यहाँ पे डेवलप होएगा। ये चीज समझ में आ गई? यस सर। यस सर। सभी को आ गई? चलें आगे। यस सर। तो अब देखो कई बार आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन RA मतलब हो गया रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड OA का मतलब हो गया ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो पहला तो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, दूसरा है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो इसमें तो क्या हो रहा है बेटा, यहाँ मेनली अभी हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था, इट इज ए क्रोनिक इंफ्लामेटरी डिसऑर्डर। तो ये इंफ्लामेटरी, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस कैसी है, डीजेनरेटिव डिसऑर्डर, इसमें बोन्स का और जो जॉइंट है उसका डीजेनरेशन होएगा। फिर अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी, इट इज ए सिमेट्रिकल, मतलब लेफ्ट वाला पार्ट का जॉइंट अफेक्ट हो रहा है तो राइट का भी अफेक्टेड होएगा, जबकि ये कैसी है, एसिमेट्रिकल। तो अगर इसमें लेफ्ट वाले पार्ट में हो रहा है तो कोई जरूरी नहीं ऑस्टियोआर्थराइटिस में राइट वाला भी अफेक्टेड हो, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एसिमेट्रिकल है। फिर हमने इसमें कहा था इट इज ए पॉलीआर्टिकुलर, कि इसमें एक ही नहीं कई जॉइंट अफेक्टेड होंगे। और कौन से, पहले ये होगी स्मॉलर जॉइंट के अंदर, तो इसीलिए इसको कई बार स्मॉलर जॉइंट की डिजीज भी बोलते हैं। पहले स्मॉलर जॉइंट इन्वॉल्व होंगे और उसके बाद धीरे धीरे लार्जर जॉइंट आपके इन्वॉल्व होने लगेंगे, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर लार्जर जॉइंट्स ही प्राइमरली अफेक्टेड होंगे, जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं। ये अंतर समझ में आ गया बेटा? यस सर। फिर इसके अंदर एक चीज और है जो नहीं लिखी है, ये नोट डाउन कर लेना आप। ये क्या है, इट इज ए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ी थी। क्या मतलब हुआ इसका, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का? तो क्या इम्यून मतलब हुआ? रिस्पॉन्स से होता है। इम्यून हाँ, ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है वही इस डिजीज को डेवलप कर रहा है। अभी हमने कहा था कि अगर इस पेशेंट का ब्लड टेस्ट कराएं तो इसमें RH एंटीबॉडी या RH फैक्टर प्रेजेंट होंगे, उसके ब्लड में आएंगे, ब्लड रिपोर्ट के अंदर। इसलिए इसमें एक टेस्ट कराते हैं, वो टेस्ट होता है, उसका नाम होता है RH फैक्टर, RHF से मैं डिनोट कर रहा हूं। उस RHF फैक्टर में क्या देखा जाता है, ब्लड टेस्ट में ये RH एंटीबॉडीज देखे जाते हैं। अगर ये आ रहे हैं, अगर ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट हो रहे हैं, इसका मतलब ये कौन सी डिजीज है, रूमेटॉइड है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में।
उसके ब्लड के अंदर इस तरह के एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होंगे, तो ब्लड टेस्ट से क्लियर हो जाएगा कि ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, क्योंकि दोनों ही डिजीज में एक तरह से जॉइंट अफेक्टेड हो रहा है। फिर इसके अंदर जो विसीरल ऑर्गन्स हैं वो अफेक्टेड होंगे। हमने कहा था यदि हम इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो आई, हार्ट, लंग्स, बाकी ऑर्गन्स के ऊपर भी इसका हजार्डियस इफेक्ट आएगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये मोनो आर्टिकुलर है, मतलब जो जॉइंट अफेक्ट हो रहा है उसी के ऊपर आपका इंपैक्ट आएगा, बाकी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं या टिश्यूज है उन पे इफेक्ट नहीं होगा। और एक सबसे बड़ा डिफरेंस, मॉर्निंग स्टिफनेस। देखो मॉर्निंग स्टिफनेस का मतलब हो गया सुबह सुबह, एक्चुअली इसका अटैक कब आता है, जब पेशेंट सुबह मॉर्निंग में उठता है तब इसका ज्यादा सीवियर अटैक होता है, तब सीवियर पेन और इन्फ्लामेशन ज्यादा होता है। तो यदि मॉर्निंग स्टिफनेस 1 घंटे से ज्यादा रह रही है जॉइंट में तो वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, और अगर 1 घंटे से कम है मॉर्निंग स्टिफनेस तो इसका मतलब वो ऑस्टियोआर्थराइटिस। समझ में आ गया बेटा डिफरेंस दोनों में? यस सर। यस सर। तो अब इसके स्टेजेस देखेंगे। तो अभी हमने कहा कि ये पॉलीआर्थराइटिक डिजीज है जिसमें एक ही जॉइंट नहीं कई जॉइंट आपके अफेक्टेड होंगे, जिसमें अनडिफरेंशिएशन होएगा। तो अर्ली स्टेज में देखो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहले तो पॉलीआर्थराइटिस मतलब जिसमें कई जॉइंट्स आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं। दूसरी माइल्ड डिजीज जिसमें अर्ली रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, उसमें माइल्ड केसेज में कुछ जॉइंट अफेक्टेड हो रहे हैं। और तीसरा सीवियर रूमेटॉइड अर्थराइटिस, अगर हम इसको नहीं ट्रीट करते हैं तो ये सीवियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और उस जॉइंट में डिफॉर्मिटीज करेगी, वो जॉइंट को बेंड कर देगी जिससे वो जॉइंट काम नहीं करेगा। तो हमारी बॉडी के कई जॉइंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि अभी आपको बताया था रिस्ट जॉइंट, वो होता है मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। अभी आपको बताया था उंगलियों के अंदर जो है प्रोक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट। तो जितने भी स्मॉलर जॉइंट्स हैं वो मेनली अफेक्टेड होंगे स्टार्टिंग स्टेज में। तो कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, मेटाटार्सल्स, इनके जो बीच के जॉइंट्स हैं वो मेनली अफेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद एल्बो और शोल्डर्स, ये अभी आपको बताया था, कोनी, नी, एंकल, हिप, धीरे धीरे सारे जॉइंट्स अफेक्टेड होने लग जाएंगे। इवन स्पाइन, जो वर्टिब्रल कोलन है, उसका भी C1 C2 जॉइंट्स जो है वो मेनली अफेक्टेड रहेगा। ये चीज समझ में आ गई बेटा, कौन कौन से जॉइंट हो रहे हैं इन्वॉल्व? यस सर। तो अब हम इसको 4 क्लास में डिवाइड कर रहे हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस को। पहली क्लास फर्स्ट रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो ये इनिशियल स्टेज पे होगी जिसमें पर्सन जो है वो अपनी डेली एक्टिविटी परफॉर्म कर पा रहा है उस जॉइंट की वजह से। स्टार्टिंग स्टेज में वो जॉइंट काम कर पा रहा है ऐसा मान लीजिए, एंड सेल्फ केयर खुद की कर पा रहा है। स्टार्टिंग स्टेज में वो क्लास फर्स्ट है, ठीक है। क्लास सेकंड में क्या होगा, द पर्सन इज यूजुअल परफॉर्म सेल्फ केयर एंड वोकेशनल एक्टिविटीज, मतलब खुद की एक्टिविटीज परफॉर्म कर पा रहा है, तो वो स्टेज फर्स्ट या स्टेज सेकंड का है, क्लास फर्स्ट या क्लास सेकंड का है। लेकिन धीरे धीरे जॉइंट अफेक्टेड होएगा और वो खुद के काम नहीं कर पाएगा, तो क्लास थर्ड में देखो एबिलिटी टू परफॉर्म यूजुअल सेल्फ एक्टिविटीज, एंड यहाँ पे अब ये लिमिटेड हो गई है, सारी वोकेशनल और एवोकेशनल एक्टिविटीज लिमिटेड हो गई है, वो सारी की सारी नहीं कर पा रहा है, जबकि इन दोनों केस में वो कर पा रहा था, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड में। फिर क्लास 4, अब हमारी परफॉर्म जो है वो पर्सन अपना सेल्फ केयर लिमिटेड ही कर पा रहा है, इवन वोकेशनल और वोकेशनल एक्टिविटीज एक लिमिटेड ही कर पाएगा, पूरी तरह से नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से रूमेटॉइड अर्थराइटिस को हम 4 स्टेज के अंदर हम इसको क्लासिफाइड करते हैं। ये चीज समझ में आ गई? यस सर। अब इसकी इटियोलॉजी देखिए। इटियोलॉजी क्या होती है? कॉज या रिस्क फैक्टर्स। तो इसमें सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर्स। क्या मतलब हुआ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का? अगर हमारे पेरेंट्स को है ये डिजीज तो हमारे अंदर भी इस डिजीज की रिस्क ज्यादा डेवलप होएगी। तो यहाँ देखिए 60% ये रिस्क फैक्टर कर रहा है, मतलब ऐसे पर्सन्स जिनके पेरेंट को ये डिजीज है तो उन लोगों को ये 60% रिस्क जो है वो डेवलप हो जाती है कि इन फ्यूचर आगे जाकर के उनके अंदर भी ये डिजीज डेवलप हो।
तो इसके अंदर मेनली जो जीन आपका अफेक्ट होता है वो कौन सा होता है, वो HLA-DR4 रूमेटॉइड 4 डिजीज रूमेटॉइड 4 का जो HLA जीन है वो मेनली एक्सप्रेस हो जाता है, जो हमें पेरेंट्स से मिलता है। आपको ये नाम लिखना है, HLA-DR4, DR4 मतलब डिजीज रूमेटॉइड 4। ये जीन अगर एक्सप्रेस हो जाता है किसी पर्सन में तो उसके अंदर रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है। तो ये जीन हमें किससे मिलता है, ये जीन हम अपने पेरेंट्स से, मदर फादर, उनसे हमें मिलेगा। तो यदि उनके अंदर भी इस जीन का एक्सप्रेशन हो गया है तो हमारे को ये डिजीज हो जाएगी। ओके बेटा, समझ में आ गया? यस सर। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट आपका रिस्क फैक्टर रहेगा सिगरेट स्मोकिंग। यदि हम कर रहे हैं तो वो एक रिस्क फैक्टर रहेगा। फिर तीसरा कारण रहेगा कि यदि हमारा जो साइनोवियल जॉइंट है, क्योंकि मेनली उसमें यही अफेक्टेड होता है, अगर उस साइनोवियल जॉइंट में कोई इंजरी हुई है, आपको चोट लग गई है या कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो वो आगे चल करके रूमेटॉइड अर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ऑटो एंटीजन मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये अभी हमने कहा ही था कि हमारे इम्यून सिस्टम सर्टेन टाइप्स के एंटीबॉडीज बनाने लग जाता है, तो वो इसका रिस्क फैक्टर रहेगा। तो यदि वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन वाइज देखें तो ये डिजीज 0.8 से 2.1% ऑफ पॉपुलेशन के अंदर होती है, 2% पूरे वर्ल्ड का। और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एक इंपॉर्टेंट रीजन है। और वुमेन और मैन का रेशियो देखो तो वुमेन में इसकी रिस्क ज्यादा है, 3:1 है। मतलब अगर 4 आप पर्सन्स ले हो तो 3 वुमेन को और 1 मैन को, इस रेशियो में ये ज्यादातर आपकी डेवलप होगी। और जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज होएगी, इंक्रीज होने के साथ में हमारे को रूमेटॉइड की रिस्क जो है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, एज भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एज के साथ साथ हमारा ये जॉइंट अफेक्टेड होएगा। और 40 से 60% केसेज में ये सीवियर डिजीज में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि अभी हमने कहा इसकी वजह से हार्ट, आईज या बाकी ऑर्गन्स के ऊपर भी इफेक्ट आता है। और उस ऑर्गन्स पे इफेक्ट आता है तो उनमें 3 टाइम्स फोल्ड मोर्टिलिटी का बढ़ जाता है, मतलब उनकी डेथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। जनरली ये किस एज में होती है, ये 35 से 60 ईयर्स की एज के अंदर ये डिजीज जो है वो डेवलप होगी। ओके बेटा, समझ में आ गया? यस सर। तो अभी हमने कहा कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस की रिस्क हाई है। ये 1% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रही है। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में 1.3 मिलियन पीपल है ना, स्पेशली अमेरिका के अंदर ही इसके हैं। और अभी हमने कहा एज ग्रुप के हिसाब से इसकी जो है वो डिस्पोजिशन बढ़ता जाता है। यहाँ कुछ आपके वो पर्टिकुलरली डेटा दिखा रखे हैं। डेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये कि किस कंट्री में कितने हैं, कितने टाइम्स कितनी डेथ हो रही है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मेनली जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें हमने कहा था कि हमारी WBC अटैक करती है, तो उसमें टी लिम्फोसाइट्स जो हैं उस जॉइंट को अफेक्ट करेंगे। और इसमें जो जीन एक्सप्रेस होएगा वो HLA-DR4 जीन, वो मेनली अफेक्टेड होता है। इसके अलावा 2 जीन के नाम यहाँ और हैं, HLA-DR1 जीन या मेजर हिस्टो कंपेटेबिलिटी रीजियंस, MHC रीजियंस के अंदर ये जीन्स होते हैं। तो ये 2 जीन्स अगर एक्सप्रेस हो जाते हैं तो हमारे को ये डिजीज डेवलप होगी। तो कई फैक्टर्स हैं इसकी इटियोलॉजी के लिए। पहला एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि अगर अभी हमने कहा कि हमारे जॉइंट में कोई इन्फेक्शन या ट्रोमा या आपको चोट लग गई है साइनोवियल जॉइंट के अंदर, तो वो आगे चल करके रूमेटॉइड अर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हमने कहा था, तो पर्टिकुलरली जेनेटिक मार्कर्स मतलब कौन सा जीन है जो ह्यूमन के अंदर आपका एक्सप्रेस हो जाता है, तो ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन जिसका नाम HLA-DR4 जीन आपका मेनली है ना। HLA का मतलब क्या है, ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन। D मीन्स डिजीज, R मीन्स रूमेटॉइड 4। तो HLA-DR4 जीन जो है वो मेनली एक्सप्रेस होएगा इसके अंदर, और वही आगे चल करके वहां पे उस जॉइंट के अंदर इन्फ्लामेशन जो है वो डेवलप करेगा। ठीक है बेटा,
देन एंटीजन डिपेंडेंट एक्टिवेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, अभी हमने कहा था कि हमारी डब्ल्यूबीसी जाकर के जो एंटीजन एक्सप्रेस होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो वो जाके सबसे पहले एक्टिवेट होती है, वो जाके उस साइनोवियल जॉइंट में प्रोलिफरेशन करेगी मूव करके और वहां इन्फ्लामेशन करेगी, तो सर्टेन टाइप्स का हमारा इम्यून और साइटोकाइनिन्स रिलीज करेगी, ये देखो लिखा हुआ है। तो एक तरह से यहाँ पे ऑटो एंटीबॉडी जो है वो हमारा इम्यून सिस्टम बनाने लग जाता है, जो उस जॉइंट को इटसेल्फ खुद डिस्ट्रक्ट करने लग जाएगा। इसके अलावा कुछ पेप्टाइड और प्रोटीन्स और होते हैं, जैसे एंटी सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स, दे आर हाई स्पेसिफिक। तो ये प्रोटीन किस में होते हैं बेटा? ये प्रोटीन ज्यादातर हमारे जो खट्टी चीजें होती हैं उसके अंदर होते हैं। तो ऐसा पेशेंट जिसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ है उनको इसलिए मना किया जाता है कि इस तरह के प्रोटीन का इंटेक नहीं करे, वो खट्टी चीजें नहीं खाए, जैसे संतरे का जूस हो गया या खट्टे दूध छाछ हो गया आपका, स्पेशली दही हो गया, है ना, ये चीजें नहीं खाए क्योंकि उसमें इस तरह के प्रोटीन्स होते हैं, वो इस डिजीज को और ज्यादा आपके ग्रोथ कर देंगे। ओके बेटा? यस सर। इसके अलावा कुछ दूसरे आपके मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन और हैं, जैसे हमने पढ़े थे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन फर्स्ट, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 8 एंड ग्रोथ फैक्टर्स, ये भी इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उस जॉइंट के अंदर पेन और डिफॉर्मिटी के लिए भी आपके रिस्पॉन्सिबल होंगे, सर्टेन टाइप्स के साइटोकाइनिन्स आपके। और अगर हमारी साइनोवियल जॉइंट अफेक्ट हो जाती है तो ये देखिए आपकी उंगली पूरी बैंड हो गई है, वो जॉइंट आपका पूरी तरह से अफेक्टेड हो गया, डिफॉर्मिटीज आ गई है, आगे चल करके ये डिफॉर्मिटीज डेवलप कर देंगे। ओके? यस सर। Yes, ये sir. डिफॉर्मिटीज कब आएगी? जब पेनस बनने लग जाएगा, क्योंकि पेनस हमने कहा था वो धीरे धीरे उस जॉइंट का स्पेस जो है वो खुद ऑक्यूपाइड कर लेता है और साइनोवियल जो फ्लूइड है वो वहां से गायब हो जाता है, सीवियर इन्फ्लामेशन हो जाता है और स्वेलिंग और पेन आपका रहेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। जैसे जेंडर से रिलेटेड अभी हमने कहा कि वुमेन आपकी जो है वो ज्यादा रिस्क पे होती है, तो वुमेन्स में ज्यादा रिस्क पे कब होएगी? जनरली जब मीनोपेज स्टार्ट होएगा। तो मीनोपेज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल वो जनरली 40-45 इयर्स के बाद में होएगी, तो उस केस में रिस्क जो है वो बढ़ जाएगी। इसलिए जेंडर वाइज अगर हम देखते हैं तो वुमेन्स आर मोर अफेक्टेड देन मेंस। इसके पीछे कई कारण है, क्योंकि बहुत तरह के सेक्सुअल हार्मोन्स जो हैं वो उसमें चेंजेस होते हैं वुमेन्स के अंदर, या ऐसी वुमेन्स जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है, इनफर्टिलिटी पिल्स ले रही है ना, तो इस केस में रूमेटॉइड अर्थराइटिस उन लोगों को, उन वुमेन्स को होने की रिस्क ज्यादा रहेगी। फैमिलियल में अभी हमने कहा कि हमारे पेरेंट्स को है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, तो उस केस में हमारे को ये रिस्क बढ़ जाएगी। अगर एक पेरेंट को है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, स्टडी दी गई है, अगर दोनों में से एक पेरेंट को है तो जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होंगे उसमें 50% रिस्क जो है वो बढ़ जाएगी, और अगर डाइजाइगोटिक ट्विंस हैं तो उस केस में 3.5% आपके इन ट्विंस में जो है वो रिस्क आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो जेनेटिक फैक्टर्स में अभी हमने कहा कि 60% ये रिस्क बढ़ जाती है यदि पेरेंट्स को है। जो मेन जीन रिस्पॉन्सिबल है वो है HLA-DR4 जीन। तो ज्यादातर 50 से 75% केसेज में इस तरह के जीन्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल आपका होता है, लेकिन कुछ केसेज में HLA-DR B1 जीन्स भी आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? Yes, sir. तो ये इसकी एटियोपैथोजेनेसिस है, अब किस तरह से ये डिजीज आगे प्रोग्रेस कर रही है, किस तरह से ये डेवलप हो रही है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहला सबसे बड़ा कारण, जैसा एटियोलॉजी में हमने देखा कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, जिसमें HLA-DR4 जीन और HLA-DR B1 जीन ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है। अभी हमने कहा कि यदि जॉइंट के अंदर इंफेक्शन हो रहा है तो वो पेरिडोंटाइटिस डेवलप करेगा, और स्मोकिंग ये आपका एक रिस्क फैक्टर और बढ़ाएगा। हार्मोन्स भी एक आपका रिस्पॉन्सिबल है। अभी हमने कहा था कि वुमेन्स आर मोर प्रोन देन मैन, क्योंकि उसमें सेक्सुअल हार्मोन्स में आफ्टर प्री मेनोपोजल वुमेन्स में चेंजेस होंगे मेनोपेज स्टार्ट होने के बाद में।
और वो मेनली रिस्पॉन्सिबल आपका रहेगा। सो पैथोजेनेसिस अब हम देख रहे हैं कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, कैसे ये डिजीज प्रोग्रेस करती है, किस तरह से इसका डेवलपमेंट होता है। तो अभी हमने कहा कि इट इज ए ऑटो इम्यून डिजीज, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम खुद एंटीबॉडीज बनाएगा और वो एंटीबॉडीज जाके जॉइंट को अफेक्ट करेंगी। दूसरा इसका इंपोर्टेंट कारण पैथोजेनेसिस में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन था। अभी हमने कहा कि HLA-DR4 एंड HLA-DRB1 ये दो जीन्स मेनली रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हमने बताए थे कि जैसे जॉइंट में कोई चोट लग गई है, ट्रोमा आ गया है ना, या आप एक्सपोज हो गए हो पर्टिकुलर उस जॉइंट में, है ना, तो यहाँ पे उसकी वजह से वहां पे ये डिजीज डेवलप हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है और उसकी क्रोनोसिटी बढ़ती जाएगी। तो सर्टेन टाइप्स के यहाँ पे मीडिएटर्स रिलीज होंगे एंटीबॉडीज की वजह से, और वो इन्फ्लामेशन करेंगे। मीडिएटर और ये साइटोकाइन प्रीडोमिनेटली सीक्रेटेड होते हैं हमारी CD4 टी सेल्स हैं उनसे। तो CD4 टी सेल्स कौन सी हैं? जो आपके टी लिम्फोसाइट्स हैं, वो जाकर के उस पर पर्टिकुलरली अटैक करके उस जॉइंट में डिफॉर्मिटीज डेवलप करते हैं। इसके अलावा हमारे सर्टेन टाइप्स के कुछ और मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। अभी हमने कहा कि इंटरफेरोन गामा, देन TH1 सेल्स, ये मैक्रोफेजेज वहां पे डेवलप करके साइनोवियल जॉइंट को अफेक्ट करेंगी और उसकी वजह से वो जॉइंट अफेक्ट होएगा। इसके अलावा हमने कहा था इंटरल्यूकिन, तो इसमें इंटरल्यूकिन 17 जो हमारी टी लिम्फोसाइट सेल 17 है, उनसे न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स को वहां रिक्रूट करेंगी। टी सेल का एक्टिवेशन होएगा और टी सेल एक्टिवेट होकर के वहां ओस्टियोक्लास्ट सेल्स को जो है वो एक्टिवेट कर देगी। हम जानते हैं हमारी बोन्स जो है वो दो तरह की सेल से बनी है, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट क्या करती है? करती मोशन करती है या डी करती है? डिग्रेडेशन है। डिग्रेडेशन उनका। इसके अलावा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन सी मैक्रोफेजेज वहां करेंगी। और अभी हमने कहा था डिजीज और जिनको एंटीबॉडीज के नाम जान रहे हैं। इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है, सबसे 80% केसेज में ये डिजीज ऑटो इम्यून है। तो इसके सीरम में इस तरह की हमारा एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी। ये एंटीबॉडीज दिखा रखी हैं। तो यदि किसी के सीरम के अंदर IgM, ये एंटीबॉडी किस टाइप की है बेटा? IgM या IgG, अगर किसी पर्सन के अंदर इस तरह की एंटीबॉडीज अगर प्रेजेंट हैं तो उस केस में उस पेशेंट में इस तरह की डिजीज के डेवलपमेंट की रिस्क बढ़ जाएगी। आ गया समझ में बेटा? यस सर। तो अब इसकी पैथोजेनेसिस है, उसको हम कल की क्लास में देखेंगे। अगर आज वाले पार्ट में